रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सिविलियन के मिलिट्री कोर्स में ट्रायल से मुतल्लिक दो बड़ी अहम खबरें हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर तो नाज़रीन पिंडी से है और ये ख़बर आप कह सकते हैं कि जो फ़ैसला हुआ है सिविलियन के मिलिट्री कोर्स में ट्रायल से मुतल्लिक, ये फ़ैसला आईनी बेंच के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है। क्या फ़ैसला हुआ है आईनी बेंच के लिए, क्या सरप्राइज़ है इस फैसले में? एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन, जो आज सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने जो सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो समाअत की है, और आज की समाअत की नाज़रीन ख़ास बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जो जज साहबान की तरफ से रिमार्क्स दिए गए और उन रिमार्क्स पर जिस अंदाज में खुशियां मनाई गईं, भंगड़े डाले गए, और उन लोगों की तरफ से खुशियां और भंगड़े डाले गए जो इन जज साहबान को कुछ अर्सा पहले न जाने क्या क्या अलकाबात दिया करते थे, मनफी नामों से पुकारा करते थे। कल वो बड़े खुश थे कि जज साहब ने ये रिमार्क्स दे दिए, जज साहब ने ये कह दिया। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई में नाज़रीन, जज साहबान की जो टोन थी या जो रिमार्क्स थे वो कल से खासे मुख्तलिफ थे। और आज की प्रोसीडिंग में जो वजारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो भी नाज़रीन फॉर्म में नज़र आए। तो सबसे पहले तो इस अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे जो आपको मीडिया पे नहीं मिलेगी, और फिर पिंडी से क्या सरप्राइज़ है, पिंडी का क्या फ़ैसला है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल आगे चल के डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज नाज़रीन आईनी बेंच में जब इंट्रा कोर्ट अपीलों पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि पहले तो ये बताएं कि मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल होता है उसका तरीका क्या है, तरीकाकार पे अदालत को मुतमिन करें। मुसर्रत अली साहबा ने, जस्टिस मुसर्रत अली साहबा ने ये रिमार्क्स दिए, ये पूछा ख्वाजा हारिस साहब से कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है मिलिट्री कोर्ट का, सुना है कि वो फैसला नहीं सुनाता। जिसने ट्रायल सुना ना हो वो कैसे मिलिट्री ट्रायल का फैसला जो है वो सुना सकता है। इस पर नाज़रीन ख्वाजा हारिस साहब ने यह जवाब दिया मुसर्रत अली साहबा को कि जब एक ऑफिसर मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल मुकम्मल कर लेता है तो ट्रायल मुकम्मल करने के बाद वो जो रिपोर्ट है वो अपने सीनियर को भिजवा देता है और फिर सीनियर की तरफ से उस फैसले को अनाउंस कर दिया जाता है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि मुझे 34 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए हैं? उनका जी वकालत करते और जज के मनसब पर जिम्मेदारियां सर अंजाम देते। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि मुझे 34 साल हो गए हैं, मैं अभी भी अपने आप को नामुकम्मल तस्वर करता हूं। यह बात बिल्कुल ठीक है। जो शख्स ये जहन में बिठा ले कि मैं हरफ आखिर हूं, मेरे सीखने का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, जो शायद इमरान खान साहब को भी ये गलत फहमी लाहक है, तो जो इस सोच में डूब जाता है, इस यकीन पे चला जाता है कि मेरे सीखने का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, मैं हर चीज़ सीख चुका हूं, वो नाज़रीन वो यूँ समझें कि बस उसके आगे फुल स्टॉप लग जाता। तो सीखने का प्रोसेस सारी ज़िंदगी जारी रहता है। ये बात मंदुखेल साहब की ठीक है। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने उनको ये जवाब दिया कि यहाँ पर जो सवालात मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल पे उठाए जा रहे हैं, आर्मी एक्ट एक स्पेशल कानून है, और इस कानून के तहत जो ट्रायल होता है, जो शवाहिद होते हैं, उन शवाहिद का और ट्रायल का तरीकाकार भी स्पेशल यानी मुख्तलिफ होता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आम तासुर यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिर्फ सदा देने के लिए जो है प्रोसीडिंग की जाती है। नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि ख्वाजा साहब मुनासिब होता कि अगर आप पहले बता देते कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के मराहल क्या होते हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बतौर जज कई कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग की मुकदमात को मैं सुन चुका हूँ। नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग में या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल में मुलज़म को मर्जी का वकील करने की सहूलत होती है,
اور جو ٹرائل ہوتا ہے ملٹری کورٹ کا وہ بھی عام عدالت جیسا ہوتا ہے. اور پھر ناظرین جسٹس رضوی نے کہا، جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ فوجی عدالت میں بطور وکیل پیش ہو چکا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف ملٹری کورٹ میں پسند کے وکیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے بلکہ ملزم کو ملٹری کورٹس میں فرینڈ آف کورٹ بھی فراہم کیا جاتا ہے. ملٹری کورٹ میں جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ وکیلوں کے دلائل بھی ہوتے ہیں اور جرح بھی ہوتی ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں پر فیصلہ جو ہے وہ جج نہیں کر رہا ہوتا، وہاں پر فیصلہ جو ہے وہ آفیسر کر رہے ہوتے ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے سوال پوچھا کہ کیا فوجی عدالت میں بیٹھا جو آفیسر ہوتا ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ اتنی سخت سزا یعنی سزائے موت کا تعین کر سکے. اور پھر مندوخیل صاحب نے یہ بھی کہا، ویسے ناظرین میں جان کی امان پاتے ہوئے پھر میں آگے چل کے بھول جاؤں گا، اب میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے تو چلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ جو ناظرین مندوخیل صاحب نے ریمارکس دیے، مندوخیل صاحب کا انتہائی احترام ہے، جان کی امان پاتے ہوئے کوئی گستاخی نہیں کروں گا، لیکن اپنی بات کرنے کی اجازت تو ہے. یہ جو مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالت میں بیٹھا کیا آفیسر اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ لمبی سزا کا تعین کر سکے. ہم نے ناظرین عام کورٹس میں دیکھا ہے، یعنی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں دیکھا ہے کہ نیچے سے اگر قتل کا ملزم سزائے موت پا کے آتا ہے ہائی کورٹ میں سزا برقرار رہتی ہے، سپریم کورٹ میں آ جاتا ہے اور وہ تقریباً کوئی 20 سال یا 15 سال سزا کاٹ چکا ہے، تو سپریم کورٹ کہہ لیں یا پاکستان کی عدلیہ کہہ لیں، اب وہ 15 سال تک اس نے سزا کیوں کاٹی، اس کو جیل میں کیوں رہنا پڑا اگر وہ انوسینٹ تھا؟ یہ ایک سوال تو عدلیہ سے پوچھنا بنتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھا ہے کہ صرف عدالت اسی نقطے پہ کہ یار یہ 15 سال 20 سال پہلے جیل میں کاٹ چکا ہے، اب اس کو مزید کتنی سزا دینی ہے، یعنی وہ سزائے موت کا ملزم ہے، صرف اسی نقطے پہ اس کی سزا کو یا اس کے اپیل کا فیصلے کی تاخیر کو دیکھتے ہوئے اس بندے کو بری کر دیا جاتا ہے. کیا یہ قانونی پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو سزائے موت ہوئی ہے تو سزائے موت ہی ہونی چاہیے. پھر اگر اس نے 15 سال 20 سال کاٹ لی ہیں تو یہ غلطی، یہ بلنڈر عدلیہ کے پارٹ پہ ہوا ہے. پروسیکیوشن نے تو اپنا رول ادا کیا تھا نا، پروسیکیوشن نے تو اپنا پورا کام کیا تھا. اگر 15 سال 20 سال وہ ملزم رہا، جو کہ نہیں رہنا چاہیے تھا، بالکل نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن اس کی ذمہ دار پھر عدلیہ، اس کی ذمہ دار عدلیہ. اگر تاخیر ہوئی ہے لیکن اپنی اس تاخیر کی تلافی کیا، کمپنسیشن کیا اس طریقے سے ہونی ہے کہ ایک ملزم جو سزائے موت کا ہے، جس پہ قتل کا الزام ثابت ہو چکا ہے، آپ اس کو بری کر دیں صرف اپنی جو تاخیر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. تو یہاں پر میں یہ بات ضرور کروں گا. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے، یہاں پر جو جوڈیشل آفیسر کی کیپیسٹی کی بات کی کہ کیا اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے. یہ جو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ججز ایلیویٹ ہوتے ہیں، اس میں 2 جج 3 جج سینئر والے آپ نظر انداز کر کے نیچے سے جونیئر لے کے آتے ہیں. کیوں لے کے آتے ہیں؟ اس لیے کہ تو تیسرے نمبر کا جج ہے یا 5ویں نمبر کا جج ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ کیپیبل ہے، وہ زیادہ کوالیفائی کرتا ہے، اس کا لیگل ایکومنٹ زیادہ اچھا ہے، وہ انتظامی طور پہ بہت اچھا ہے. تو وہ جج جس کو آپ سپریم کورٹ نہیں لا رہے، اس کو ہائی کورٹ میں کیوں رکھتے ہیں؟ پھر اس کا لیگل ایکومنٹ کم تھا، باقی کیپیسٹی کم تھی، تو تبھی تو آپ سپریم کورٹ میں نہیں لے کے آتے. ان ججز کو آپ عدلیہ میں کیوں رکھتے ہیں؟ پھر ان ججز کی تعیناتی کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. برے ناظرین یہ بحث بڑی لمبی ہو جائے گی. مندوخیل صاحب نے کہا کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پہ ہوتا ہے، فوجی آفیسر کو بنیادی حقوق جو ہے وہ اور انصاف کیا ملتا ہے، یعنی فوج کے جو اپنے ملازمین ہیں کیا ان کو بنیادی حقوق انصاف ملتا ہے؟ ہم نے یہ بھی مد نظر رکھنا ہے. مسرت العلی صاحب نے کہا کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے، وضاحت کریں، جس نے مقدمہ سنا نہیں وہ جزا اور سزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو خواجہ حارث صاحب نے جواب دیا کہ فیصلے کے لیے جو فوج پاکستان کی جیک برانچ ہے وہ آفیسر کو معاونت فراہم کرتی ہے، ملٹری کورٹ کی معاونت کرتی ہے. مندوخیل صاحب نے کہا کہ جو اپیل ہوتی ہے ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس میں ایک حد تک تو اپیل ہائی کورٹ میں سنی جاتی ہے، لیکن اس کا دائرہ وسیع نہیں ہوتا، کیونکہ اپیل جو ہے اس میں صرف ملٹری کورٹ کا دائرہ اختیار اور جو بونا فائڈی ہے یا جو میلا فائڈی ہے صرف اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جو بنیادی حقوق ہیں
उस पर तो मिलिट्री कोर्ट का फैसला किसी हाई कोर्ट में चैलेंज हो भी नहीं सकता। मुसर्रत अली साहब ने यहाँ पे एक सवाल किया, मेरी बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं, काबिल एहतराम हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ख्वाजा साहब आपने एक मिसाल दी थी कि अमेरिका में भी मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल होता है, अमेरिका में मिलिट्री कोर्ट का जज कौन होता है? अब ख्वाजा आरिफ साहब के जवाब से पहले मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल में अफसरान ही बैठे होते हैं, मिलिट्री कोर्ट में ऑफिसर ही बैठे होते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा मोहम्मद अली मदद साहब के जवाब पे कि ये जो फौजी अफिसर बैठ के कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग करते हैं, इनका भी तजर्बा होता है। अब नाज़रीन आप देखें कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी है और 24 करोड़ आबादी में हज़ारों अदालतें हैं पाकिस्तान में, हज़ारों, हर शहर में दर्जनों होती हैं। इतने शहर हैं, तहसील की सतह पे आप अंदाज़ा कर लें कितनी अदालतें होंगी। तो 7 लाख की तो हमारी फ़ौज भी है, 7 लाख 8 लाख की, तो दर्जन 2 दर्जन वहाँ पर भी मिलिट्री कोर्ट्स होंगे। उन मिलिट्री कोर्ट्स में भी केसेस रोज़ाना की बेसिस पे चल रहे होंगे। तो जो वहाँ पे बैठा ऑफिसर जज है, उसका भी तो कोई ना कोई तजर्बा हो चुका होगा। ये ख्वाजा आरिफ साहब की बात ठीक है। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि ख्वाजा साहब, जज साहबा ये पूछ रही हैं कि उस ऑफिसर की कानूनी काबिलियत क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मुसर्रत अली साहबा ने यहाँ पे कहा कि अगर इजाज़त हो, यानी मोहम्मद अली मदद साहब का नाम लिए बगैर वो मुखातब थी, कि अगर इजाज़त हो तो मैं खुद सवाल पूछ लूँ। मुसर्रत अली साहबा ने कहा। अब नाज़रीन यहाँ पे जो मुसर्रत अली साहबा ने बात की, यहाँ पर भी जान की अमान पाते हुए अपनी बड़ी से हकाइक से के बरक्स बात की गई, मुनाफी नहीं कहता, हकाइक के बरक्स बात की गई जज साहबा की तरफ से। मुसर्रत अली साहबा ने कहा कि आर्मी चीफ के त्यारे को लाइट्स बंद करके कहा गया कि मुल्क छोड़ दो, तमाम मुसाफिरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला गया। ये नाज़रीन नवाज शरीफ त्यारा साजिश का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, नवाज शरीफ त्यारा साजिश केस का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। मुसर्रत अली साहब ने कहा कि जो जहाज़ था उसमें ईंधन भी कम था, थोड़ा ईंधन था, लेकिन फिर भी मुसाफिरों की ज़िंदगी को रिस्क पे डाल दिया गया। अब नाज़रीन ये रिमार्क्स देने से पहले एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पड़ा है त्यारा साजिश केस में, जिसमें नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया था। मुसर्रत अली साहबा उस फैसले को देख लेती, लेकिन उससे हटके अगर हम हकाइक पर भी इस सारे मामले का जायज़ा लें त्यारा साजिश केस का, तो ख्वाजा आरिफ साहब ने तो सिर्फ ये जवाब दिया ना कि जो बंदा जहाज़ में मौजूद ही नहीं था वो जहाज़ को हाईजैक कैसे कर सकता था। और जैसे जमाल खान मंदोखेल के अपने रिमार्क्स कल के रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि ये इल्ज़ाम लगाया गया था त्यारा साजिश का, लेकिन हम फैक्चुअली अगर इसका एनालिसिस करें तो 4 बजे या 5 बजे अक्टूबर के महीने में 4 या 5 बजे तो यहाँ पर वज़ीर आज़म को हिरासत में लिया जा चुका था। वज़ीर आज़म ऑफिस में, पीटीवी में आगे पीछे अफवाज जो है सरकारी इमारतों में घुस के वहाँ पे कब्जा कर चुकी थी। और त्यारा तो जैसे मुसर्रत अली साहब ने कहा कि एयरपोर्ट पे खड़ा था, लाइट्स बंद करके कहा गया कि इसे बैरून मुल्क ले जाओ, मुल्क छोड़ दो। तो शाम से पहले तो जब दिन की रोशनी खड़ी थी, वज़ीर आज़म तो मिलिट्री कस्टडी में जा चुके थे, उनको तो गिरफ्तार किया जा चुका था। और फिर साबिक जर्नलों की लिखी किताबें मौजूद हैं कि बाज़ाब्ता प्लान था मार्शल लगाने का, किसी वक्त भी लगाया जा सकता था। और फिर थोड़े ईंधन वाली जो बात की गई, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला मौजूद है, मैं यहाँ पर सियासी बात नहीं करूँगा। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तस्लीम किया गया कि जहाज़ में जो है काफ़ी ज़्यादा ईंधन मौजूद था। अब नाज़रीन एक फैक्चुअली एक और बात भी है कि अगर नवाज शरीफ, जैसे मैंने कहा कि दिन की रोशनी में उनको अरेस्ट किया जा चुका था, तो ये जहाज़ रात के अंधेरे में क्यों फिज़ा में घूमता रहा? नवाज शरीफ तो पकड़े जा चुके थे, कौन हदायत दे रहा था? मसला सिर्फ एक ही था कि जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ त्यारा साजिश केस बनाना था, उन्होंने ये सारी कहानी बनाई थी, उनकी ये कहानी घड़ी हुई कहानी थी। इसलिए तो मंदोखेल साहब ने कहा कि महज इल्ज़ामात थे, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बरी किया, उन इल्ज़ामात को नहीं माना, तो मुसर्रत अली साहब को शायद ये रिमार्क्स भी नहीं देने चाहिए थे। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, आगे चल के नाज़रीन मैं एक और चीज़ भी आपके सामने रखूँगा। आज थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, माजरत आपके साथ, लेकिन आपने सुनना है, आपने आखिर तक सुनना है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। मुसर्रत अली साहब ने कहा कि वो त्यारा साजिश केस जो है फौजी अदालत में क्यों नहीं चला। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जो आर्मी एक्ट है उसके तहत जो है त्यारा साजिश केस जो है वो ATC अदालत में चल सकता था, मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकता था।
मंदोखेल साहब ने कहा कि आपके पास अक्सरियत है, आप त्यारा साजिश केस भी जो है मिलिट्री कोर्ट में चला लें। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि चलें, ये नुक्ता वाज़ेह हो गया, आगे चलें। मुसर्रत अलाली साहब ने कहा कि नहीं, एक सवाल तो मेरा रह गया। मुसर्रत अलाली साहब ने कहा कि अगर मिलिट्री का ट्रायल, अगर मिलिट्री का जहाज़ त्यारा अगवा हो जाए तो क्या वो केस ATC अदालत में चलेगा या फिर मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? अच्छा, केस की समाअत को जो है नाज़रीन पीर तक मुलतवी करने से पहले जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उनकी तरफ से अदालत को ये बताया गया कि टोटल 9 मई के 5000 मुल्ज़मान थे। सिर्फ 105 मुल्ज़मान का ठोस शवाहिद की बुनियाद पर, अब वो ठोस शवाहिद क्या थे वो भी मैं अभी चल के आपको आके बताऊंगा, लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि 150 मुल्ज़मान का सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने का फैसला किया गया, बाकी मुल्ज़मान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने का फैसला नहीं किया गया। मजमूई तौर पे 5000 मुल्ज़मान थे। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो दहशत गर्द हैं उनका केस भी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में चलता है, उन पे उनका केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलता। ख्वाजा हारिस ने कहा कि चूंकि ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी हो तो फिर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है और केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कुलभूषण यादव का केस जो है मिलिट्री कोर्ट में चला, आलमी अदालत इंसाफ में भी चला और आलमी अदालत इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल को एडमिट किया, तस्लीम किया मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल को कुलभूषण यादव के खिलाफ। और कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट ने उन फैसलों का जायजा लिया। लेकिन नाजरीन, मैं यहाँ पर अदालती कार्रवाई का इख्तिताम करने से पहले आपको बताता जाऊँ, यहाँ पे नाजरीन जज साहबान ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। किसी यूट्यूबर से खौफजदा होके, किसी यूट्यूबर से मुतासर होकर जज साहबान को फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो माजी में इस आइनी बेंच में बैठे अक्सरियती जजेस को टाउट कहते रहे, हुकूमत का गुलाम कहते रहे, न जाने क्या क्या कहते रहे, आज वो आइनी बेंच के जजेस के रिमार्क से खुश हैं। चलें, वो खुश हैं नहीं खुश, जज साहबान को क्या कह रहे हैं। एक चीज़ जो आइनी बेंच के जजेस को मद्देनज़र रखनी है कि यहाँ पे हसन अज़हरी साहब ने जिन कल मुख्तलिफ वाक़यात की रिपोर्ट तलब की कि नवाज शरीफ त्यारा साजिश केस हो गया, इसके अलावा कराची में कोरियन तैयारे को तबाह किया गया, दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, एक और GHQ वाक़े का भी हसन अज़हरी साहब ने जिक्र किया। ये बिल्कुल ठीक है कि इन केसेस में, ये भी बड़े केसेस थे, बड़े वाक़यात थे, इनके ट्रायल जो है वो ATC अदालतों में चला। लेकिन ये जो 9 मई का किस्सा है ना, 9 मई का जो सान्या जो वाक़या है, इसकी माजी से कोई मिसाल नहीं मिलती। वो इसलिए मिसाल नहीं मिलती कि त्यारा साजिश केस सुप्रीम कोर्ट बता चुकी है वो क्या केस था, मंदोखेल साहब रिमार्क्स देख चुके हैं वो क्या केस था। वो तो फर्जी कहानी एक मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को सियासी तौर पे विक्टिमाइज करने के लिए बनाई गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदालत अपने फैसले में कह चुकी है, हम भी वैसे यही कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मेरे कहने से बालातर होगा ना। फिर जिस कोरियन जहाज़ के तबाह और दहशतगर्दी के वाक़े की बात की गई या GHQ हमले की बात की गई, वो एक एक वाक़या था। यहाँ पर 9 मई के हवाले से कोई मुल्क भर में 200 इमलाक को टारगेट किया गया, तनसीबात को टारगेट किया गया, कैंटोनमेंट में तबाही फेर दी गई, जलाओ गिराओ किया गया। तो ये उससे बहुत मुख्तलिफ है, उससे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अब नाज़रीन, पिंडी का क्या फ़ैसला है। पहले तो नाज़रीन आपको बता दें कि आज की अदालती कार्रवाई में 2 जजेस जो आइनी बेंच का हिस्सा हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस हसन रिजवी, जिन्होंने खुद गवाही दी है कि मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल होता है उसमें पसंद का वकील भी करने की इजाज़त होती है, उसमें मुलज़म को फ्रेंड ऑफ कोर्ट भी दिया जाता है, और उसमें ट्रायल, उसमें वकीलों के दलाइल और जो जिरा का प्रोसेस होता है वैसे ही होता है जैसे आम अदालतों में होता है। ये गवाही सुप्रीम कोर्ट के 2 हाजिर सर्विस जजेस ने और उन जजेस ने दी है जो आइनी बेंच में शामिल हैं कि बिल्कुल ट्रायल वैसा ही होता है। और दूसरा नाज़रीन, अब इस केस में जो भी फैसला होना है, लेकिन पिंडी का नाज़रीन फैसला ये है कि आइनी बेंच ने जैसे अब तक आइनी बेंच ने या सुप्रीम कोर्ट ने
सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हवाले से जो भी डायरेक्शन अब तक दी गई हैं 9 मई के केसेस में, उनको फॉलो किया गया है, उनकी तामील की गई है, उनको ओबे किया गया है। अब भी सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जो भी फैसला देता है, अगर तो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल को बरकरार रखा जाता है, तब तो इन मुजरमान के पास राइट ऑफ अपील आर्टिकल 199 के तहत मौजूद है। उसका दायरा अख्तियार कितना है वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जो है इस ट्रायल को ख़त्म कर देता है, तो इस सूरत में नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है कि एटीसी अदालतों में केसेस चलेंगे, तो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से आईनी बेंच का ये फैसला भी तस्लीम किया जाएगा, जैसे पहले अबूरी हुक्मनामे तस्लीम किए गए। लेकिन ये फैसला तो आईनी बेंच ने करना है, लेकिन ये देखना होगा कि जितने भी 105 लोग पकड़े गए, ये मिलिट्री तनसीबात पे, इमलाक पे, हमलों में, दरअंदाजी में वीडियो शवाहिद के मुताबिक रंगे हाथों पकड़े गए, ये बराह रास्त मुलजम थे। तो ये चीज़ भी देखनी होगी। अगर ये मामला जाता है एटीसी कोर्ट की तरफ, तो अफवाज पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान जो कह चुकी है, जो हमें मतलब ज़राए से खबर आ रही है कि आईनी बेंच का फैसला जो है तस्लीम किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर करना पड़ेगा कि एटीसी अदालतों में अगर ये केस जाते हैं तो कितनी जल्दी इसका ट्रायल मुकम्मल होना है। इस बात को फिर यकीनी भी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को जो है वो यकीनी बनाना पड़ेगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।